हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो देखिए, जो संसद की लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और देखिए, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है हमेशा? तो विपक्ष दल का नेता होता है। देखिए, बात करें लोक लेखा समिति की तो देखिए, यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। देखिए, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें कि 15 लोकसभा से होते हैं और प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। देखिए, लोक लेखा समिति सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। और देखिए, कई बार पूछा जाता है कि जो लोक लेखा समिति है इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी यानी कि समिति कौन सी है? तो देखिए, बात करें संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है तो उसका नाम है प्राक्कलन समिति। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। इनमें से कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता, याद रखना है। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। और जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो हमेशा सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है। देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो देखिए, जो कोहिनूर हीरा था यह आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोलकुंडा की खान से। अब देखिए, कब प्राप्त हुआ था तो इसकी जानकारी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था। अब देखिए, ये जो कोहिनूर हीरा था ये कई राजाओं के पास रहा था, लेकिन अंत में यह अंग्रेजों के पास चला गया था। देखिए, इस समय यह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है, जो कि लंदन टावर टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है। तो वहां पर यह कोहिनूर हीरा शाही जवाहरात के रूप में सुरक्षित है। देखिए, वर्तमान में कोहिनूर हीरा 105 कैरेट का है, याद रखना है। और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मुगल शासक शाहजहां था तो उसने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन, जिसे कि तख्त ए ताउस कहा जाता था, तो उसमें जड़वा रखा था। देखिए, शाहजहां के बेटे औरंगजेब से जो मयूर सिंहासन था तो उसे 1739 में नादिर शाह ने लूट लिया था, याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। तो देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वैसे तो इसका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है, लेकिन लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसे हटाया जा सकता है। लेकिन देखिए, 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक होती है, याद रखना है। देखिए, बात करेंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। तो देखिए, ये जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत के उत्तराखंड राज्य है, नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। देखिए, यह दर्रा 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है, लेकिन जो नेपाल देश है, नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से जिसे कि काला पानी कहा जाता है, तो उस हिस्से को ये अपना भाग मानता है। तो इसलिए दर्रा विवाद में रहता है, तो आपको याद रखना है। देखिए, इस दर्रे की वर्तमान में ऊंचाई कितनी है तो 534 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में बात करेंगे तो फीट में है 17,500 फीट, याद रखना है। और देखिए, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के तीर्थयात्री इस दर्रे से होकर ही जाते हैं, और यह दर्रा भारत और चीन से होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब देखिए, यह दर्रा 2020 में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि देखिए, भारत ने मई 2020 में 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का शुभारंभ किया था। तो 2020 में काफ़ी चर्चा में है ये दर्रा, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल लोकसभा में। तो देखिए, जो धन विधेयक होता है ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, उसके बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है, और जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकती है, उसके बाद ये स्वयं ही पारित मान लिया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है।
और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा महमूद गजनबी। तो देखिए जो विद्वान था अल बिरूनी, ये 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। देखिए इसकी महत्वपूर्ण रचना जो कई बार पूछी जाती है उसका क्या नाम है? किताब उल हिंद। इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए अल बिरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है, याद रखना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो देखिए जो दिल्ली का लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां ने। अब देखिए कब हुआ था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण 1638 में आरंभ हुआ था और 1648 में संपन्न हुआ था, यानी कि 10 वर्षों में पूरा हुआ था। और इसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि ताजमहल का वास्तुकार भी था। और देखिए वर्ष 2007 में दिल्ली के लाल किले को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस वाद्य यंत्र की आमिर खुसरो द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सितार। तो देखिए आमिर खुसरो ने जो वाद्य यंत्र है सितार, इसका आविष्कार किया था। इसके साथ ही इन्होंने तबले का भी आविष्कार किया था। तो तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? तो आमिर खुसरो है। देखिए आमिर खुसरो संगीतक, कवि, शायर और गायक थे, और यह प्रथम मुस्लिम कवि भी थे। और देखिए इन्हें तूतीय हिंदी यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता है। इसके साथ ही देखिए हिंदी खड़ी बोली का जनक भी आमिर खुसरो को माना जाता है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश से था? तो देखिए जो मार्को पोलो यात्री था ये 13वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये किस देश से आया था? किस देश का था? तो ये इटली का था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा इटली से। और देखिए मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि भी दी गई थी, याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो देखिए बात करें मुगल काल की, तो देखिए जो मुगल काल था यह 1526 से 1857 तक चला था। तो बात करें प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम था बाबर, और अंतिम कौन था? तो अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तानसेन को। तो देखिए जो तानसेन थे ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। तो अकबर ने इन्हें मियाँ का शीर्षक यानी कि जो मियाँ की उपाधि थी दी थी, याद रखना है। और देखिए कई बार पूछा जाता है जो तानसेन थे इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो गोल गुम्बज है यह कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। देखिए गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है। देखिए इसका निर्माण दाबुल के याकूत ने करवाया था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बात करें बुलंद दरवाजे की कहाँ पर है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में करवाया था, याद रखना है। कई बार पूछा जाता है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हम्पी। तो देखिए जो हम्पी नगर था यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और यह कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर है, जिसे यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। और देखिए कई बार पूछा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने, याद रखना है। भारत के प्रथम महिला शासक कौन थी? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो उसका नाम है रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, और देखिए यह गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। देखिए रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया था, याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 है तो क्या है? तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी लोगों पर समान कानून लागू हो। तो देखिए विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बीरबल।
तो देखिए दीन ए इलाही धर्म एक नया धर्म था जिसका आरंभ अकबर ने 1582 में किया था। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। तो आपको याद रखना है दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने किया था 1582 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर के। तो देखिए जो टोडरमल थे ये अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे, जो कि अकबर के दरबार में राजस्व वित्त मंत्री थे, याद रखना है। और देखिए अकबर ने 1582 ईस्वी में इन्हें दीवान ए अशरफ की पदवी से नवाजा था, याद रखना है। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं को। तो देखिए जो शेर शाह सूरी था ये सूरी वंश का संस्थापक था, तो इसने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था। अब देखिए मैं आपको बता दूं 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच एक युद्ध हुआ था जो कि चौसा का युद्ध था। तो इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। उसके बाद 1540 में फिर से एक युद्ध हुआ था जो कि बिलग्राम का युद्ध था। तो इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और 1540 में इसके बाद शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी, याद रखना है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मोनालिसा है यह संसार की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो इसे किसने बनाया था? तो इसे लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने। देखिए इसे फ्रांस के लूवरे संग्रहालय में रखा हुआ है जो मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो देखिए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आला मारा। आला मारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। यह 1931 में बनी थी, यानी कि 1931 में रिलीज की गई थी। इसके निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी। तो आपको याद रखना कि भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जो कि पहली मूक फिल्म थी जिसमें आवाज़ नहीं थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। यह 1913 में रिलीज की गई थी, लेकिन जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आला मारा। तो आपको दोनों याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अभ्रक का। तो देखिए पूरे विश्व में अभ्रक का निर्यात सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो भारत करता है, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है। देखिए अभ्रक एक खनिज है जो आग्नेय एवं कार्यांतरित चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का निर्यात कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दामोदर। तो देखिए स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। यह दामोदर घाटी परियोजना 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी, जो कि दामोदर नदी पर है। और यह 2 राज्यों को लाभ देती है। 2 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सवाना क्या है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि ये सवाना क्या है। तो सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का क्षेत्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है। और देखिए अगर आप विश्व के सभी घास क्षेत्र का एक वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर कहोगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।